नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा सब्जेक्ट है अभ्यास प्रश्न 8वीं सीरीज। इसके अंतर्गत यानी आज हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूटिलिटी टॉपिक पर स्टडी करेंगे एंड दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इंडिफरेंस कर्व। तो ये हम यूटिलिटी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जैसे टीयू और एमयू में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है तथा इंडिफरेंस कर्व में क्या विशेषताएं होती है, इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जो आने वाले दिनों के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसलिए आप वेरी केयरफुल होकर के इसको देखिएगा और इसकी विस्तृत व्याख्या हमारे चैनल में अपलोड वीडियो, पहले जो वीडियो है रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू तथा इंडिफरेंस कर्व वाले, यानी 2 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे जिससे आपको सारे टॉपिक सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, हम किसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसकी कुल उपयोगिता को उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। अंतिम इकाई की उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो सीमांत उपयोगिता हम किसे जानेंगे? तो सीमांत उपयोगिता जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए पहली इकाई से 100 उपयोगिता मिलती है, दूसरी इकाई से 80 उपयोगिता मिलती है, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता, तो इस प्रकार ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। जो अतिरिक्त इकाई हमने पढ़ाया उससे प्राप्त यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अतः हम कहेंगे ऑप्शन का इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंटेड एडिशनल यूनिट को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? गॉसेन ने यूटिलिटी के संदर्भ में अपना प्रथम नियम दिया था, तो वो नियम कौन सा? पहला ऑप्शन है, आप देख सुनिए, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा ऑप्शन है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तीसरा क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम। चौथा है प्रतिस्थापन का नियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो गॉसेन का प्रथम नियम हमें बताता है कि गॉसेन का प्रथम नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग हम बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जाती है। यानी इन्होंने, प्रोफेसर गॉसेन ने बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। अतः ऑप्शन हमारा ए यानी का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम होता चला जाता है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी हमें डिक्लाइन लाइन प्राप्त होती है जो ऋणात्मक ढाल की होती है। जैसे पहली यूनिट पे सीमांत उपयोगिता ज्यादा थी, दूसरी यूनिट पे और कम हो गई, तीसरी यूनिट पे और कम हो गई, चौथे यूनिट पे और कम हो गई, पांचवी यूनिट पे और कम हो गई। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप को बताता है। थर्ड क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता प्राप्त होती किससे? सीमांत उपयोगिता गुणे वस्तुओं की संख्या से। यानी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को कैसे मिलेगी? वस्तुओं के मूल्य को गुणा कर देते हैं वस्तुओं की संख्या से तो मिल जाएगा। ठीक है, यानी P मल्टीप्लाई बाई Q कर देने से मिल जाएगा। सभी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को जोड़कर, या इनमें से कोई नहीं। तो कुल उपयोगिता प्राप्त करने के लिए जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है 100,
पहली यूनिट से, दूसरी यूनिट से 80, तीसरी यूनिट से 60, चौथी यूनिट से 40, पांचवी यूनिट से 20। तो कुल उपयोगिता प्राप्त करने के लिए, टोटल यूटिलिटी प्राप्त करने के लिए पहले तो आपकी होगी 100, फिर उसमें से 80 प्लस करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी 180, फिर उसमें 60 प्लस करते हैं तो 240, फिर उसमें हम 40 प्लस करते हैं तो 280, फिर उसमें हम 20 प्लस करते हैं तो 300। तो इस प्रकार हमको कुल उपयोगिता प्राप्त हुई सीमांत उपयोगिता की अतिरिक्त इकाइयों को योग करने से। अतः का ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है कब? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो क्या होता है? व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम अगर होती है। अगर मैक्सिमम होती है तो क्या होता है? औसत उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, कि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक और बढ़ रही होती है, और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होकर घट रही होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ख ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यह डायग्राम आप देखिए, डायग्राम में आप देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। तो यहां पर हमने खा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है हमें, उससे हमको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? लोच की माप प्रदान करता है, स्पष्ट करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता क्यों होगा, बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो याद रखना, मार्जिनल जो आपके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, यानी जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इससे हम मांग रेखा यानी ऑप्शन ख इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बताता है कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों गिरता है। वाई डिमांड कर्व हैव द निगेटिव स्लोप, वाई डिमांड कर्व हैव द निगेटिव स्लोप। निगेटिविटी प्रूफ करता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द निगेटिव डिमांड कर्व, इसको स्पष्ट करता है। नाउ गोसेन का द्वितीय नियम क्या है? क्रमागत उपयोगिता ह्रासमान नियम, क्रमागत उपयोगिता वृद्धिमान नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम या सम सीमांत उत्पादन नियम। तो गॉसेन ने दूसरा नियम दिया, तो उन्होंने बताया कि एक उपभोक्ता इक्विलिब्रियम पे वहां पर होगा किसी एक्स वस्तु के संदर्भ में जहां पर उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यानी इन्होंने जो सिद्धांत दिया, गॉसेन ने जो दूसरा नियम दिया, गॉसेन का जो सेकंड लॉ है, दूसरा नियम है, वो ये बताता है कि मूल्य और यानी सम सीमांत उपयोगिता को बताता है। हेंस ग ऑप्शन इज द करेक्ट। ये गॉसेन का दूसरा नियम है, ये गॉसेन का सेकंड नियम है। प्रथम नियम कौन सा है? क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, फर्स्ट नियम। तो आपका ऑप्शन ग इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तब, अभी हम देख चुके हैं कि जब किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, यानी का ऑप्शन इज द करेक्ट। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि कुल उपयोगिता गिर रही होती है, नहीं होगा, रॉन्ग ऑप्शन। जब औसत उपयोगिता धनात्मक होगी, रॉन्ग ऑप्शन। जब कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ रही होगी, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। तो फर्स्ट यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ये आपको याद करना है। नाउ किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त, यदि मान लीजिए किसी वस्तु को हम एक से अधिक इकाइयां प्रयोग करते हैं, उत्तरोत्तर का मतलब अगली इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कुल उपयोगिता गिरती है, ये ऑप्शन होगा। कि सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है, ये ऑप्शन होगा। कि औसत उपयोगिता गिरती जाती है, कि सभी गिरती जाती है। तो जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उपभोग से प्राप्त क्या होगा, उपभोग के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे? कि किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप हमको रिजल्ट क्या मिलेंगे? तो सीधा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं, पहले उपयोगिता हमको 100 मिली, दूसरी यूनिट से 80 मिली, तीसरी यूनिट से हमको 60 मिली, चौथी यूनिट से हमको 40 मिली, सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती चली जाती है। नाउ सीमांत उपयोगिता
वक्र एक्स अक्ष से नीचे प्रदर्शित करता है जब कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ रही हो। क्या प्रदर्शित करता है? जब ये कह रहा क्वेश्चन कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्स अक्ष के नीचे हो जाए, जैसे यह आपका मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यहां पर अगर आ जाए, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के नीचे आ जाए, ये पोर्शन में आ जाए, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ रही होगी, कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही होगी, कुल उपयोगिता घट रही होगी, कुल उपयोगिता अधिकतम। तो कुल उपयोगिता पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अक्ष के नीचे हो जाएगी? तो कुल उपयोगिता याद रखना घटने लगेगी, कुल उपयोगिता घटने लगेगी। नाउ सीमांत उपयोगिता के संबंध में क्या सही है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता या TUN-TUN-1 या कुल उपयोगिता में वृद्धि। कुल उपयोगिता वक्र के ढाल बिंदुओं पर ढाल सीमांत उपयोगिता क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपको ये बताना। का खा गा सही है। तो याद रखना सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता, यानी एक पहली यूनिट से 100 की मिलती है, दूसरी यूनिट से 80 या 90 मिलती है, तो ठीक है, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। दूसरा ऑप्शन TU-N, यानी पूर्व की इकाई से अगर दूसरी इकाई को घटा देते हैं तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कुल उपयोगिता वक्र के बिंदुओं का ढाल, हाँ, टोटल यूटिलिटी का स्लोप भी रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी करेक्ट है। अतः हम कह सकते हैं कि का यानी खा, इसके अंतर्गत का खा गा तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हेंस हम कहेंगे खा ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि तीनों विशेषताएं सीमांत उपयोगिता के संबंध में सही है। आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता की विशेषताएं हैं, ये तीनों विशेषताएं आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सम सीमांत उपयोगिता यानी गॉसियन का दूसरा नियम संस्थित की स्थिति में क्या बताता है? संतुलन स्तर में क्या बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी के मूल्य से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी के मूल्य से, यही। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिवाइड कर दीजिए पी एक्स से, या मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड कर दीजिए पी वाई से, या मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड कर दीजिए पी एक्स से, मार्जिनल यूटिलिटी वाई को डिवाइड कर दीजिए पी वाई से, और मार्जिनल यूटिलिटी एम। तो यहां पर आप देखिए कि ऑप्शंस आपके कौन से करेक्ट हैं, या MU(x) अपॉन PY या MU(y) अपॉन PM। तो यहां पर देखिए ऑप्शन जो है वो ख ऑप्शन सही है। किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, मान लीजिए एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी उसी वस्तु के मूल्य के बराबर होना चाहिए। अब इस P को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, MU(x) अपॉन PX हो जाएगा, इक्वल टू दूसरी कमोडिटी है MU(y) तो PY हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। तो ये आपको ख ऑप्शन में करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, जब marginal utility of x and price of x is greater than MUY upon PY है, तो उपभोक्ता को क्रय करना चाहिए x की अधिक मात्रा तथा y की कम मात्रा, x की कम मात्रा तथा y की अधिक मात्रा, x की तथा y की दोनों अधिक मात्रा तथा x तथा y की दोनों कम मात्रा। अब आप बताइए कि अगर आपके साथ ये कंडीशन मिल जाए मार्केट में, एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी से उसके प्राइस को डिवाइड करने पे उसका मान दूसरी वस्तु की यूटिलिटी और उसके प्राइस का अनुपात से ज्यादा आता है, तो क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है, तभी तो इसका मान इसके मान से ज्यादा है, वाई के मान से ज्यादा है एक्स का मान, ये मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है क्योंकि प्राइस का मान कम है। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का मान कम है, प्राइस का मान ज्यादा है, अतः हमें एक्स वस्तु की अधिक मात्रा को परचेज करना चाहिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट क्लियर है, और वाई की मात्रा को कम खरीदना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मार्शल का सम सीमांत उपयोगिता नियम उपयोगिता की किस माप को बताता है? जो मार्शल ने कहा था, ये जो सिद्धांत रखा था मार्जिनल यूटिलिटी का, इसमें कौन किस प्रकार यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की बात की थी? संख्यात्मक माप, क्रमवाचक माप, कि संख्यात्मक तथा क्रमवाचक दोनों माप, कि बिना किसी माप के? आप बताइए कि कौन सी माप पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन है कि प्रोफेसर मार्शल ने संख्यात्मक माप में उन्होंने बताया कि यूटिलिटी को आप न्यूमेरिक नंबर से मेजरमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट है
किस अर्थशास्त्री ने अनधिमान वक्रों को अधिक भूमिका प्रदान की? किसने बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट? सैमुअल्सन ने, कि जे.आर. हिक्स ने, कि प्रोफेसर मार्शल ने, कि साइमन कुजनेट ने? किसने बताया? तो अनधिमान वक्रों को साइंटिफिक रूप देने का श्रेय जाता है प्रोफेसर जे.आर. हिक्स का। जे.आर. हिक्स ने, एलन और हिक्स ने इंडिफरेंस कर्वों को इंपॉर्टेंस बताई और उसको इकोनॉमिक्स में यूज करने की बात कही गई। तो आपका ख ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तिर्यक मांग को प्रदर्शित करता है? तिर्यक का मतलब आड़ी मांग, आड़ी के मांग का मतलब क्रॉस्ड मांग। कौन रिप्रेजेंट करता है क्रॉस डिमांड को? तो क्रॉस डिमांड को dx इज द फंक्शन ऑफ py, यानी x वस्तु की मात्रा y वस्तु का मूल्य, या दूसरा ऑप्शन है x वस्तु की मांग x वस्तु की मूल्य x वस्तु की मांग, तीसरा ऑप्शन x वस्तु की मांग या आय, या x वस्तु की मांग x वस्तु की मूल्य तथा आय। कौन सा रिप्रेजेंट करता है क्रॉस इलास्टिसिटी? तो याद रखना कि मांग जो होती है, डिमांड जो होती है, इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, यानी उसी मूल्य का, दूसरा इनकम का, और तीसरा अदर। तो यदि किसी वस्तु की मांग अदर वस्तु के मूल्य से प्रभावित होती है तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन का इज द करेक्ट ऑप्शन कि एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु के मूल्य से प्रभावित हो तो इसे हम तिर्यक मांग की संज्ञा देंगे, क्रॉस डिमांड की संज्ञा देंगे। यानी चाय का मूल्य बढ़े तो कॉफी की मांग बढ़ जाए, तो ये क्रॉस डिमांड को शो करता है। नेक्स्ट, मार्शल के अनुसार मांग वक्र का ढाल सामान्यता होता किस प्रकार का होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं या निश्चित नहीं किया जा सकता। तो मार्शल के अनुसार मांग वक्र का ढाल सदैव ऋणात्मक होता है जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, यानी इन्होंने कहा डिमांड प्राइस का फलन है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग घटेगी, मूल्य घटेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी, इसलिए निगेटिव स्लोप का पाया जाता है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 17, मार्शल के अनुसार मांग वक्र दाहिनी ओर गिरती हुई होगी। क्यों डिमांड कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्रियाशीलन के कारण ये रीजन है। संस्थिति के लिए आवश्यक है कि मूल्य की गिरावट के साथ वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग आवश्यक है। आय प्रभाव नगण्य है या बिल्कुल नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही? या का, खा, गा, तीनों ऑप्शन सही है। तो मांग वक्र दाहिनी ओर गिरने का पहला कारण तो मैं पूर्व के प्रश्न, अभी हम जो प्रश्न सॉल्व किए उसमें ये था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम डिमांड कर्व को दाहिनी ओर गिरने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, संस्थिति के लिए आवश्यक है कि अगर मूल्य कम होगा तो वस्तु की मांग अधिक होगी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। इनकम प्रभाव न्यूट्रल है, अतः ख ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हम कह सकते हैं कि तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरने का कारण। नेक्स्ट, उपयोगिता की माप को संख्यात्मक मापने हुए अनधिमान वक्रों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी उपयोगिता को संख्यात्मक माना, न्यूमेरिक माना, और अनधिमान वक्रों का प्रयोग किसने सबसे पहले किया? मार्शल ने, कि एजवर्थ ने, कि हिक्स ने, कि पैरेटो ने? तो याद रखना एजवर्थ ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है, यानी वो कमोडिटी कौन सी है? लग्जरियस है, तो उसकी मांग आय की लोच होगी इकाई से कम, यानी EP इज लेस देन 1, EP इज ग्रेटर देन 1, EP इज इक्वल टू 1, या EP इज लेस देन 0। कौन सा होगा? तो याद रखना इकाई से अधिक, यानी जो विलासी वस्तुएं होती हैं उसकी मांग की लोच हरदम इकाई से अधिक पाई जाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा के बाईं ओर विवर्तित होती है तो आधार अक्ष पर प्रदर्शित वस्तु क्या महंगी दिखाई पड़ेगी या सस्ती दिखाई पड़ेगी, या एक्स वस्तु का मूल्य ज्यों का त्यों रहेगा, बजट रेखा का विवर्तन मूल्य से प्रभावित नहीं होगा। यदि बजट रेखा बाईं ओर शिफ्ट हो जाए, ये देखिए नीचे एक्स वस्तु है, हमने ऊपर वाई वस्तु को ले लिया है, ये आपकी मूल्य रेखा है,
दैट इज पीएल मूल्य रेखा है। अगर ये बाएं ओर चली जाती है, ठीक है, बाईं ओर, बाईं का मतलब इधर, तो ये मूल्य रेखा मान लीजिए इधर पैर शिफ्ट हो जाती है, सॉरी इस ऐसे, ये ऐसे शिफ्ट हो जाती है, तो ये जो मूल्य रेखा इधर बाईं ओर शिफ्ट हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक्स वस्तु महंगी हो गई, इसीलिए बाएं खिसकती। यदि मूल्य रेखा बाईं ओर खिसकती है तो महंगी, और अगर ये दाहिनी ओर खिसकती तो सस्ती, ये होगा। तो ये प्रश्नों के कुछ उत्तर थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स and the student who are the reading or studying the microeconomics and indifference curve studying, तो उसके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। और ये एक दो टॉपिक से प्रश्न थे, इनको आप केयरफुली देखिए। ये सारे प्रश्न हमने एस एन लाल की बुक से उठाए हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो ये रेफरेंस बुक को हम सो मच थैंक यू कहना चाहेंगे कि लाल सर ने इतने अच्छे प्रश्नों को हमारे सामने रखा। तो ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करिएगा। थैंक यू।